वेलकम दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट न्यूज़ का एनालिसिस। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या कुछ फेमस न्यूज़ है। आज हमारे पास जो न्यूज़ होगी वो 4 सितंबर और 6 सितंबर की हम न्यूज़ लेकर के आए हैं। तो आज हम इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से बन सकते हैं आपके लिए। तो देखते हैं हमारा पहला न्यूज़ क्या है। तो हमारा पहला न्यूज़ है भारत अमेरिका व्यापार विवाद मुक्त व्यापार समझौता। तो आज हम जानेंगे भारत और अमेरिका के बारे में। जो व्यापार का विवाद चल रहा है तो उससे किस तरीके से भारत का जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है या अमेरिका का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है कैसे अफेक्टेड होता है। तो आज हम यहाँ पर इस न्यूज़ में यही जानने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक ऐसी कंट्री है जो कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक रोल प्ले करता है। अगर भारत जितना भी इंपोर्ट करता है तो यूएस उस इम्पोर्टेड माल को बहुत ज़्यादा खपाने वाला एक देश है। तो यानी कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार साबित होता है यूएस भारत के लिए। तो इसी वजह से अभी क्या था, 2019 से पहले यूएस के द्वारा भारत को, इसको हम बोलते हैं जीएसपी यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, इस तरीके से कुछ देशों को कुछ वरीयता दी जाती है कुछ बड़े देशों के द्वारा। तो इस वरीयता देने से क्या होता है कि वहाँ पर जो सामान उस कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं कुछ देश, तो वहाँ पर उनको कुछ सर्विसेज दे दी जाती है, यानी कि कुछ ऐसी विशेष रियायत मिल जाती हैं, यानी कि फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिससे कि वो छोटी कंट्रीज़ उन बड़े देशों में सामान को एक्सपोर्ट करना पसंद करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये विवाद किस चीज़ को लेकर के आ रहा है। इस विवाद के कारण यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसे कि पहला है यहाँ पर जीएसपी के तहत। अभी इंडिया क्या चाहता है, जीएसपी के तहत घरेलू उत्पाद यानी कि अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहता है, जिसमें कि इसके हो गए, कृषि हो गया है, ऑटोमोबाइल है, या ऑटो या इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट्स हैं। इस तरह के इक्विपमेंट्स को इंडिया चाहता है कि यूएस को इंपोर्ट करना है। लेकिन यूएस की डिमांड कुछ और ही चल रही है इन सभी चीज़ों को लेकर के, कि यूएस चाहता है कि जो ये हमारा जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट किए जाएं अमेरिका के अंदर भारत के द्वारा। तो उसमें यूएस मांग करता है वहाँ पर कि इसको कुछ ऐसे सामान है जो डेयरी उत्पाद हैं, या हमारे जो चिकित्सा इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि जो मेडिसिन फील्ड में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, और विनिर्माण जो उत्पाद हैं यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसकी ज़्यादा डिमांड कर रहा है यूएस। लेकिन इंडिया इस चीज़ को लेकर के तैयार नहीं है। तो यूएस ने इसके लिए अभी भारत को चेतावनी दी है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अपनी दिलचस्पी जो एफटीए से है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, वहाँ से बाहर अपने आप को निकालना चाहता है, जो कि भारत और यूएस के बीच में चल रहा था। तो हम थोड़ा सा एफटीए के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमने एफटीए के बारे में कुछ डिटेल मेंशन की है कि अगर दो देशों के बीच में एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उसमें क्या क्या दोनों देशों को सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बाधाएं होती हैं उसको कम कर दिया जाता है। बाधाओं से मतलब है कि जो कुछ जो प्रोहिबिशंस होते हैं कुछ देश दूसरे देशों के ऊपर लगाते हैं, तो इस तरह की जो पाबंदियाँ होती हैं वो कम कर दी जाती हैं। और जो सीमा शुल्क होता है, यानी कि जो बाउंड्री टैक्सेस होते हैं, जो एक्साइज ड्यूटीज़ लगती हैं एक एक देश का दूसरे देश से सामान आने पर, वो भी कम कर दिया जाता है। और नियामक यानी कि रेगुलेटिंग जो एक्ट्स हैं या रेगुलेटिंग लॉज हैं वो भी कुछ कम हो जाती है। वहाँ पर रिलैक्सेशन होता है और सब्सिडी मिलती है उन कंट्रीज़ को अगर इन सामान को वो सप्लाई करते हैं मार्केट में, तो कुछ इस तरह की छूट मिलती हैं। तो इससे रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन भी बनता है जो हमारे पास ये है, इन दोनों देशों के बीच में जो एफटीए हो रहा है इससे रिलेटेड है। तो जीएसपी के बारे में आपको सर्च करना है कि जीएसपी की जो सर्विसेज या फैसिलिटी है वो कौन से देशों के द्वारा किन देशों को दी जाती हैं। एक हमारा इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमेंशिया। डिमेंशिया के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर डिमेंशिया अभी न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि डिमेंशिया की एक डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में डिमेंशिया से रिलेटेड जो हमारी बीमारियां हैं और उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो ये डिमेंशिया के बारे में बताते हैं। डिमेंशिया एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है डिमेंशिया किससे रिलेटेड एक डिजीज़ है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये कि मनोभ्रंश यानी कि एक मनोभ्रंश, इसको हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन की जो रिकॉल करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इसको हम बोल देते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया से संज्ञानात्मक कार्य यानी कि कहने का मतलब जो क्रिएटिविटी होती है वो इंसान की, या पावर ऑफ थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे उसमें गिरावट आती है। और डब्ल्यू एच ओ की जो रिपोर्ट जारी की गई है इससे हमें मालूम चलता है कि जो मोस्टली
जो वुमेन होती हैं, अगर हम कंपेयर करें मैन और वुमेन को, उन दोनों में कंपेरेटिवली वुमेन 65% इससे अफेक्टेड रहती हैं। और इस बीमारी के कुछ लक्षण हैं, जिस लक्षण को भी हम देख लेते हैं। स्मृति लोप होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इस तरीके से लॉस हो जाती है। उनकी जो मेमोरी होती है, किसी भी चीज़ को पावर ऑफ रिमेम्बरेंस होता है, वो कम हो जाती है। और इस तरह से लोगों को सोचने में कठिनाई होती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में उनको दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते अपना किसी एक टॉपिक को लेकर के, यानी कि फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। तो डिमेंशिया हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिमेंशिया से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि डिमेंशिया एक माइंड से रिलेटेड बीमारी है। और इसके कुछ कारण भी बताए गए हैं, जिसमें कि हेड इंजरी है, यानी कि अगर आपके सिर में कोई चोट लग जाती है, स्ट्रोक्स हैं, ब्रेन ट्यूमर है, यानी कि इस प्रकार की जो, और एचआईवी भी इसमें से मुख्य कारण है। तो ये कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से डिमेंशिया जैसी बीमारी इंसान को पीड़ित कर सकती है। और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर देखा है, अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं इस बीमारी से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर कि अभी हम देखें तो डिमेंशिया हमारे बॉडी में ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पर ब्रेन के कुछ पार्ट्स को डिस्कस करना है। तो अब हम देखें कि जो डिमेंशिया है बीमारी है, सेरिब्रम, सेरिब्रम मोस्टली अफेक्ट होगा। सेरिब्रम क्या होता है कि हमारा एक माइंड का ऐसा पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया हो माना जाता है और होता है। और इसी पार्ट में क्या होता है, हमारे रिकॉल या हम बोलते हैं मेमोराइज करने का, ये सब कुछ इसी पार्ट में ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमारा मोस्टली ये वाला पार्ट इस बीमारी से अफेक्टेड होता है, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के बाद और भी कुछ पार्ट हैं यहाँ पर, जैसे कि थैलमस है, हाइपोथैलमस है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो अभी इन सब पार्ट के बारे में आपको कोशिश करना है कि इन सब ब्रेन के जो पार्ट्स हैं इनके बारे में जानना है। कि थैलमस है, थैलमस जैसे कि हमारी ब्रेन में हमें हमें कुछ सिग्नल भेजता है जिससे हमें ठंडा गर्म मालूम चलता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा है, इसके बारे में हमारे और दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे सुनने का या देखने का, इन सब चीज़ों को हमारे सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन में। तो ऐसे ही ये कुछ 4 पार्ट मैंने यहाँ पर बताए हैं, आप इनके बारे में पढ़िए और जानिए, जाके आपको मालूम चलेगा कि इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि थैलमस थैलमस हमारे बॉडी में किस तरह के सिग्नल भेजता है। तो ये हमारा था सेकंड टॉपिक। अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है बोन चैलेंज। बोन चैलेंज ये एक टर्म है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जा सकता है कि बोन चैलेंज है क्या। तो बोन चैलेंज, हम ये कीवर्ड हम इसको याद रखेंगे। बोन चैलेंज क्या है कि जो वैश्विक एक प्रयास किया जा रहा है, यानी ग्लोबली एक एफर्ट लगाया जा रहा है, जिससे कि हम भूमि में जो कि बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कि पेड़ पौधे नहीं है, यानी कि कह सकते हैं फॉरेस्ट नहीं है, तो फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए उस एरिया में कुछ टारगेट बनाए गए हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर है कि यहाँ पर हमें कुछ पेड़ पौधे लगाने हैं। तो यानी कि जो टोटल ओवरऑल अगर हम देखें अर्थ में 150 मिलियन हेक्टेयर, 150 मिलियन हेक्टेयर पर यह टारगेट रखा गया 2020 तक, कि यहाँ पर टोटल 150 मिलियन हेक्टेयर पर जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पर वनस्पति यानी कि फॉरेस्ट का लगाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है, और हमारा दूसरा टारगेट 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर पर अलग अलग वनस्पतियों को लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब है बोन चैलेंज, अगर ये टर्म एग्जाम में पूछा था तो हम बोन चैलेंज बता सकते हैं कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे फॉरेस्टाइजेशन का, फॉरेस्ट लगाने के लिए हमारा एक ये एफर्ट है ग्लोबली। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देख, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये अभी हमारा न्यूज़ में चल रहा है। इसका न्यूज़ में होने का कारण क्या है कि ये एक नेशनल पार्क है जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में ये, यहाँ पर एक उड़ीसा में एक नदी बहती है जिसे हम ब्राह्मणी नदी कहते हैं। ब्राह्मणी नदी क्या है, बिहार से निकलते हुए आती है और ये पहुँचती है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में अब यहाँ पर एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे पत्थर बह करके आते हैं। इन पत्थरों के बहाव की वजह से ये नेशनल पार्क में है। और नेशनल पार्क में ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्या है कि जो सी यानी कि समुद्र के किनारे पर पाए जाते हैं, और इनकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी संतुलित बने रहता है। तो अब आप मैंग्रोव वन के बारे में सर्च करना कि जो मोस्टली मैंग्रोव वन है इंडिया में किस स्टेट में या किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव वन के एरिया को कवर करता है।
और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान रामसर कन्वेंशनल यानी कि रामसर स्थल में इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि रामसर एक स्थान है, रामसर कन्वेंशन हुआ था वो किस कंट्री में हुआ था, और रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें भारत के अंदर कितने स्थान हैं जिनको कि रामसर स्थल के अंदर शामिल किया गया। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रामसर स्थल के अभी प्रेजेंट में कितने प्लेसेस हैं जिनको रामसर स्थल में काउंट किए जाते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम इसके बाद वाला टॉपिक देख लेते हैं। अभी हमारा है यहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं आभासी न्यायालय। आभासी न्यायालय से मतलब है जो वर्चुअल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कंडक्ट करने का, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। यानी कि अपनी कुछ असंतोष डिससेटिस्फेक्शन अपना दिखाया है कि जो अभी वर्चुअल फॉर्म जो चल रही हैं कोर्ट्स की, यानी कोविड के रीज़न की वजह से कुछ कोर्ट्स क्या हो रही हैं कि अपने वर्चुअल कामों को बढ़ावा दे रही हैं। वर्चुअल मतलब यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट्स और सुप्रीम कोर्ट जज, ये सब कुछ बंद कर दिया गया है। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर जो कोर्ट का संचालन है जिसको इंडक्शन बोलते हैं ये किया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स क्या हैं। तो अभी हमारे CGI के प्रेजेंट में अगर हम बोलें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हैं NV रमन्ना। NV रमन्ना कौन से नंबर के CGI हैं ये आपको सर्च करना है और मुझे आंसर करना है कमेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है कि अनुच्छेद 142 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो अपने कोर्ट का संचालन किस प्रकार से करेगा, ये उसको छूट दी गई है। तो अभी अगर हम यहाँ बात करते हैं जो आभासी न्यायालय जिनको वर्चुअल मीट यानी कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू कोर्ट का संचालन कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 142 ऐसा बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो अपने कोर्ट को अपने अकॉर्डिंग कंडक्ट कर सकता है। तो अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जो पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके अंडर में ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है उसका नाम है स्पेस पोर्टल। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ऐसा एक कौन सा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट का संचालन किया जाए, तो वह है स्पेस पोर्टल। तो अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्बी एंग्लोंग समझौता, यानी कि कार्बी एंग्लोंग एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट हुआ है तीन लोगों के बीच में। तीन लोगों में से फर्स्ट हमारा आता है असम के जो विद्रोही समूह है, 5 विद्रोही समूह, राज्य सरकार और केंद्र, यानी इन तीनों ने मिलकर के इस समझौते को किया है। इस समझौते को करने का कारण यही है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे ये असम राज्य के अंदर कुछ ऐसे गिरोह बन गए हैं या उग्रवादी गिरोह बोल सकते हैं। इनकी कुछ अपनी डिमांड है, उन स्थान पर जो कुछ कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए, यानी कि समाज में एक समान स्थान पाने के लिए ये कुछ लोग हैं ये अपने सरकार से अपनी मांगे रखते हैं। और मांग रखने का जो इनका तरीका है वो उग्र भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। ये दोनों तरीक़ों से ही अपनी मांग रख रहे हैं। तो सरकार और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ने इनसे परेशान होकर के इनके साथ समझौता किया है। तो अभी ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस क्षेत्र में जहाँ पर इनका एक बड़ा वर्चस्व रहता है असम के अंदर, यहाँ पर इनकी कुछ डिमांड है। इन डिमांड में से यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं। विकास, ये इस एरिया में डेवलपमेंट चाहते हैं, पीस चाहते हैं और समृद्धि की परिकल्पना करते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के ये उग्र विरोध भी करते हैं कई बार। तो इसी को लेकर के राज्य, केंद्र और इन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ है। तो समझौता में इन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी हैं। तो ये मांगे हमारे पास यहाँ देख लेते हैं क्या क्या मांगे हैं हमारे पास इनकी। तो ये पहली मांग रखते हैं ST के लिए सीट आरक्षित, यानी कि इस क्षेत्र में अपना, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं कार्बी एंग्लोंग, ये एक अनुसूचित जनजाति है, यानी कि इसको शेड्यूल ट्राइब बोल देते हैं। तो इनकी अपनी कुछ मांगे हैं जिसमें कि अपना सीट का आरक्षण मांगते हैं। दूसरा क्या है कि कार्बी एंग्लोंग अपनी एक भाषा है जो कार्बी भाषा बोलते हैं। तो ये अपनी भाषा को, जो हमारी 8वीं अनुसूची है जिसमें कि भारत में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसमें उसको एक हिस्सा देना चाहते हैं। और तीसरी इनकी मांग है कि ये 1500 करोड़ यानी कि 1500 करोड़ का एक पैकेज इनके लिए प्रस्तावित चाहते हैं कि इनके विकास कार्यों में जो कि खर्च किया जाएगा। तो अभी आपको ये भी सर्च करना है यहाँ पर साथ साथ कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को भारत में भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि भारत में इस प्रकार के जो नॉर्थ ईस्ट में जो समझौते चल रहे हैं जो कि बहुत ही फेमस चर्चा के विषय हैं, जिसमें है ब्रू और रियांग समझौता है और बोडो शांति समझौता है। बोडो अभी बोडोलैंड जो कि आसाम के अंदर ही स्थित है। तो अभी ये भी दोनों ऐसे चर्चे हैं जो कि विवादों में चल रहे हैं आजकल, ये फेमस मुद्दे हैं। और यहाँ पर एक देख सकते हैं आप मैप
कि किस तरीके से आसाम राज्य पूर्वोत्तर राज्य में फैला हुआ है। और पहले अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में सारे राज्य जितने भी अभी बने हुए हैं, 7 सिस्टर जिनको बोलते हैं, वो सब असम के ही हिस्सा होते थे। तो धीरे धीरे ये सब अलग अलग टुकड़ों में बंटते चले गए और एक नए राज्य का निर्माण करते गए। अगर हम बात करें हिमालयन राज्यों में असम सबसे पहला राज्य था जिसका कि निर्माण किया गया था हिमालयन राज्यों में। और उसी क्रम में अगर हम उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड हमारा 11वें नंबर का राज्य है। तो हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। अब इसके बारे में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का, जिसको हम बीसीजी वैक्सीन है, जिसका नाम है बेसिल कैलमेट ग्यूरेन, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। इस वैक्सीन को बने हुए लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसके 100 वर्ष पूरे होने की स्मृति में हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा के बारे में इसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये अभी तक की बनाई हुई एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस से बात करें, ट्यूबरक्लोसिस से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? वो है लंग्स, यानी कि मोस्टली क्या है, हमारे लंग्स को अफेक्टेड करता है। और इसका जो ट्रांसमिशन है हवा के माध्यम से होता है। खांसी हो जाती है कई बार, खांसी के द्वारा बैक्टीरिया क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरे व्यक्ति को फैल जाती है। तो ये इसका एक वैक्सीन है जिसको हम बोलते हैं बीसीजी। अब बीसीजी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि जो इक्वेटर होता है, अगर इक्वेटर आपको नहीं मालूम है तो इक्वेटर हमारा ये अर्थ हो गया। अर्थ के बीच में से मिड में से जो क्रॉस करती हुई लाइन जाती है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो उस एरिया में इस वैक्सीन का जो प्रभाव है वो अच्छा देखा गया है। मतलब ये ज़्यादा प्रभावकारी होती है उस एरिया में जो इक्वेटर से दूर होते हैं। अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो इस एरिया में क्या होगा, ठंड बढ़ती चली जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये हॉट एरियाज़ हैं यहाँ पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं है, और जो ठंडे इलाके हैं जो कि इक्वेटर यानी नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, इसके पास जैसे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि ठंडे इलाकों में बीसीजी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये इस वैक्सीन के बारे में न्यूज़ आई थी 100 वर्ष पूरे होने के बारे में। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन क्या है कि जहाँ खाने पीने की जो पौष्टिक आहार दिया जाता है स्टेशन पर, वो चर्चा का एक विषय बना हुआ है, जिसमें कि एक सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है जो FSSAI। ये FSSAI एक स्टेचुटरी बॉडी है। इसके बारे में आप इसकी फुल फॉर्म जानिए, समझिए। FSSAI ये डिपार्टमेंट है, क्या करता है, किस तरीके से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, और इंडिया में इसका स्टैंडर्ड क्या है, यानी किस प्रोडक्ट के लिए अपना एक स्टैंडर्डाइज करता है इंडिया में। और अगर हम FSSAI की बात करें तो इसकी स्थापना हो गई थी 2011 में। और जो अभी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया ई ट्राई स्टेशन सर्टिफिकेशन, ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, जो कि बहुत ही साफ़ सफाई के साथ आपको फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो FSSAI के द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। FSSAI के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, या ये किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था ये पूछ सकते हैं आपसे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अभी एक रैंकिंग प्रोवाइड की गई है 2022 की, जो यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के है। ये दिया है टाइम हायर एजुकेशन। तो टाइम हायर एजुकेशन ने एक रैंकिंग जारी की है, जिस रैंकिंग में बताया गया कि टोटल 1000 यूनिवर्सिटीज़ को काउंट किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पर अगर हम देखें तो 6 टाइम आया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, लंदन में है। तो ये इस यूनिवर्सिटी को अभी तक फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जो हमारी फर्स्ट टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर रैंक दिया गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की टोटल 35 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि अंडर 1000 जिनको शामिल किया गया कि, यानी कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं 35 जो अंडर 1000 रैंक में शामिल की गई हैं। तो ये हमारा रैंकिंग है। रैंकिंग पूछ लेते हैं आपसे कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसका नाम हम बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे आज का कुछ टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम डेली ऐसे ही न्यूज़ को एनालाइज करेंगे आपके साथ, जिससे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम चलेंगे जो एग्ज़ाम से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। तो अभी हमने जो हमारा निचोड़ है, जो भी हमने डिस्कस किया, उसमें से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें सामने नज़र आते हैं, वो हमने नीचे यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा इन 10 क्वेश्चन के आंसर, जिसमें हमारा पहला है गिद्धों की मौत का ईगल बोले वल्चर की जो मौत हो रही है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इंडिया में अप्रॉक्स 95% जो हमारे वल्चर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं।
तो इनकी मौत का क्या कारण रहा है, वो एक मेडिसिन है, उस मेडिसिन का आपको नाम कमेंट में बताना है। दूसरा है वन्य जीव संरक्षण एक्ट। वन्य जीव संरक्षण एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, इसके बारे में आपको बताना है किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था ये। थर्ड क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति इंडिया में स्टार्ट की गई थी, जिसने कि भारत में जो हमारा फसल है, और पहले फसल अगर हम देखें तो खाद्यान्नों में, यानी कि खाने पीने के जो खाद्यान्न होते हैं उसमें भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। तो हरित क्रांति प्रारंभ की गई, तब जाकर के हमारे पास आज की डेट में इतने खाद्यान्न हैं कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट तक करते हैं। तो आपको ये पता करना है हरित क्रांति इंडिया में किस ईयर में स्टार्ट किया था, और इसका श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने इसको प्रारंभ किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हरित क्रांति के जनक कौन बोले जाते हैं और किस ईयर में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है टीचर डे। अभी हमने 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट किया था, ये तो सभी का मालूम रहता है, लेकिन वर्ल्ड टीचर डे किस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ये आपको सर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसपी सुविधा किन देशों को दी जाती है, यानी कि जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस ये किस कंट्री की, यानी कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट कंट्री, डेवलप्ड कंट्री हैं, अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो ये आपको बताना है कि 3 टाइप की जो कंट्रीज़ हैं वो किस कंट्री के द्वारा किस कंट्री को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा विकसित भाग, यानी कि हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट होता है, वो आपको हमने पहले भी बताया था, तो आपको बताना है कमेंट के द्वारा कौन सा पार्ट है। और रामसर स्थान कौन से देश में स्थित है, रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, तो रामसर एक लोकेशन है जो किसी कंट्री के अंदर किसी कंट्री से बिलोंग करता है, तो आपको बताना है किस स्थान पर है। नेक्स्ट है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन.वी. रमन्ना, तो आपको बताना है किस ऑर्डर के हैं, यानी कि अभी तक के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ आसाम, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसाम की कैपिटल आपको बतानी है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा अनुसूची 8, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो ये आपको आंसर करके बताना है। और एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि हमारे जो इंडियन करेंसी होता है वहाँ पर नोट में कितनी लैंग्वेजेस लिस्टेड होती हैं, जितनी लैंग्वेजेस लिस्टेड होती हैं हो सकता है उतनी ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाओं को मान्यता दी हो, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। तो लेकिन आपको ये भी बताना है कि इंडियन करेंसी नोट में टोटल कितनी लैंग्वेजेस लिस्टेड होती हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। तो ऐसे ही हम डेली आपके लिए न्यूज़ एनालाइज करेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो थैंक्स, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया इसको देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।